बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मई 9 के जो वाक़यात हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का GHQ पे लाहौर का जिना हाउस पे हमले हुए, कराची में, लाहौर में, पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से लेके पब्लिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, उनको जलाया गया। और सवाल बनता है जनाब स्पीकर कि ये जो वाक़यात हमने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखे हैं कि कोई कोर कमांडर हाउस में जाके तोड़ फोड़ करे, क्यों कोई हमारा डिफेंस के इदारे पे हमला करे, कोई हमारा जो हवाई जहाज है उनको जला दे। इस किस्म के अफसोसनाक वाक़या हमने तो कभी नहीं देखे हैं जनाब स्पीकर। और तारीख हमेशा ये याद रखेगा कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया तो लाहौर, उसी लाहौर शहर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने अपने आप को आग लगा दिया था एहतजाजन। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिला वतनी के बाद उसी लाहौर शहर में वापस आई थी 1986 में, तो कायदे अवाम का कातिल जिंदा था उस वक्त और वो ऐवाने सदर में बैठा था। आज भी हमें पता है जनाब स्पीकर के लाहौर और इस्लामाबाद का कितना फासला है। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी और 3 मिलियन पीपल ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल किया, और वो जो फुटेजेस है आज भी इस मुल्क की तारीख में कोई सियासी जमात उस किस्म का सियासी इज्तिमा नहीं कर सकते, आज तक नहीं कर सके। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहुंचती और कहती कि कायदे अवाम का कातिल इस्लामाबाद में बैठा है, शहीद शाहनवाज भुट्टो का कातिल इस्लामाबाद में बैठा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पे तशद्दुद करने वाला इस्लामाबाद में बैठा है, हमारे कारकुनों को जेल में रखने वाला इस्लामाबाद में बैठा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सखर जेल में बंद करने वाला इस्लामाबाद में बैठा है, मादरे जमहूरियत शहीद मोहतरमा मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो को जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिन्होंने पंजाब पुलिस से लाठियां मारे, जिन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो को जिला वतन करवाया, वो इस्लामाबाद में बैठा है। जो इस जमात के कारकुनों को तख्तेदार पे लटकाया, वो इस्लामाबाद में बैठा है। और अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन अवाम से मुतालबा करती कि मुझे इंतकाम चाहिए, मुझे इंतकाम दो, तो उसका नतीजा क्या होता? हमने जनाब स्पीकर
मैंने खुद अपने कंधों पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का लाश उठाई है, इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। और जो आवाजें मैंने सुने उस दिन तौबा जनाब स्पीकर, जो नारे मैंने सुने, उसका जवाब में सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। दफनाते के बाद मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का नारा लगाया। अगर हम चाहते जनाब स्पीकर, मैं कहता कि मुशर्रफ इस्लामाबाद में बैठा है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कातिल इस्लामाबाद में बैठा है। अगर सदर जरदारी पाकिस्तान खप्पे नहीं कहता, अगर मैं जमहूरियत इंतकाम बेहतरीन इंतकाम है नहीं कहता, और हम मुतालबा करते कि हमें इंतकाम चाहिए, हमने जितने लाशें उठाने थे हमने उठाए हैं, अब हम और मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर क्या आज पाकिस्तान रहता? हम आज इस ऐवान में बैठे होते? जनाब स्पीकर, में 9th पे क्या हुआ, में 8 पे क्या हुआ? एक शख्स जो जब खुद वजीर आजम था तो नायब का तारीफें करते नहीं थकते, जब खुद वजीर आजम था तो वो मजा लेता इस बात पे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसने गिरफ्तार करवाया, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करवाया। वो खुद खुश होता था जनाब स्पीकर, खुद खुश होता था कि आज जो हमारा वजीर आजम है वक्त का हिज़्ब इख्तिलाफ था, जो कैंसर पेशेंट था, कि उसको गिरफ्तार करवाया। जनाब स्पीकर, वो खुश होता था जब उसके मुखालिफिन पकड़े जाते, जब उसके मुखालिफिन के घर के औरतें को पकड़े जाते, तो जो उस कुर्सी पे बैठा था उस वक्त वो खुश होता था, वो मजा लेते थे इन चीजों से। जहां तक सदर जरदारी या गिरफ्तारी की बात है, जहां तक फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी की बात है, जनाब स्पीकर, उससे ये हो नहीं पा रहा था। उस वक्त का नायब चेयरमैन कहता था कि गिरफ्तार तो जब कन्विक्ट हो जाऊं मैं कर लूंगा, अभी तक तो अभी बैंकिंग कोर्ट से लेके ये हमारे पास केस आया है, केस ट्रायल करेंगे, कन्विक्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार खान साहब का रिएक्शन क्या था कि जो वो जब हिदायत दे रहे थे बाकी मेंबरान असेंबली को भी पकड़ा जाए, तो वो नायब चेयरमैन जब नहीं मान रहा था तो उसका कोई जाती स्कैंडल बनाया गया। टीवी चैनल्स पे किसी औरत की टेप चला जा रहा था, और बाद में पता चला कि उस औरत को खुद वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस में बंद किया था, ताकि धमकियां के थ्रू, ब्लैकमेल के थ्रू वो अपना नायब चेयरमैन को मजबूर कर देता कि सदर जरदारी को भी पकड़े और फरियाल तालपुर साहिबा को भी पकड़े। जब वो फरियाल तालपुर साहिबा तो हॉस्पिटल में थी, और जो हम अदालतों का इस निजाम से जिसको इल्म है, एक्सपीरियंस है, उनको यह पता है कि जब आप हॉस्पिटल में हो, आप एडमिट हो, तो जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप फिट हो, आप हेल्थी हो, तब तक वो आपका गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। तो चांद रात पे फलियाल तालपुर साहिबा इसी इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में थी।
वहां के डॉक्टर्स, वहां का जो भी एमएस था, वो नहीं मान रहे थे। कितने बीमारियां के बावजूद वो लिख के दे के बीमारी नहीं है, आप गिरफ्तार करें। तो खान साहब ने क्या किया? ये जो ईद का रात है जनाब स्पीकर, ये अगस्त 2019 का जो भारत ने हमला किया था उसके इर्द गिर्द था। मुझे ये याद है, इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि इसलिए कि भारत ने ये संगीन हमला किया है कश्मीर पे, और हमारा वक्त का वजीर आजम का जो रद्द अमल था वो उसी कुर्सी पे खड़ा होकर कहा था कि मैं क्या करूं। मैंने महसूस किया कि हमारे कश्मीरी बहन भाई खुद मायूस होंगे। उनका हौसला को उठाने के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती दिखाने के लिए मैं अपना ईद का नमाज लड़कानों के बजाय मुजफ्फराबाद में मैं ईद मनाऊं। तो उस चांद रात पे मैं रास्ते में था, मैं कश्मीर जा रहा था। पीछे से पता चला कि खान साहब ने उस एमएस को हॉस्पिटल का चांद रात पे तब्दील करवाया, किसी और को नॉमिनेट किया ताकि वो चिट्ठी दे देते, और फरियाल तालपुर साहिबा को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से घसीट के जेल में डाला गया। ये वो छोटे छोटे हरकतें थे उस आदमी का जब वो यहां बैठा था, मजा लेता था जब अपने मुखालिफ गिरफ्तार होते थे। वक्त जब हम अपोजिशन के बेंचेस में थे तो मुझे आज तक सदर जरदारी का तकरीर याद है कि मैंने तो बहुत से नायब देखा है। सवाल तो ये है कि जब जब आपको नायब का मुकाबला करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा। मुझे आज तक याद है नून लीग का मरहूम सेनेटर साहब जो था कि वो कह रहा था कि वो उसको अभी से नजर आ रहा है आपके आंसू जब आप जेल जाएंगे। इनको ना सिर्फ ऑपोजिशन से वार्न किया गया, उनके अपने कैबिना के में बैठे हुए लोग ने खान साहब को वार्न किया था। खास तौर पे जब खान साहब अपने मुखालिफ के घर के औरतों के पीछे ये जो केसेस बना रहे थे, गिरफ्तारी करवा रहे थे, तो वक्त का जो वजीरे दाखिला था कैबिनेट मीटिंग में बैठ के कहा था कि खान साहब एक दिन हम ऑपोजिशन में होंगे। खान साहब को उस वक्त तो फिक्र नहीं था जनाब स्पीकर, और उसके खिलाफ जब वही नायब जिसका तारीफें करते खान साहब थकता नहीं था, बाहर का पैसा बना हुआ केस अगर हम होते, अगर राणा सनाउल्लाह साहब होता, अगर नवीद कंवर साहब होता, अगर आप होते राजा साहब, अगर हम इजाजत दे देते इसी मलिक साहब को किसी ये जो एनसीए का जो डील है ये आपका और एनसीए के दरमियान है, इसमें तो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप ऐसा करें 190 मिलियन पाउंड्स जो आपका है आप जाके भरो अपना जो फाइन है सुप्रीम कोर्ट में, कोई मसला इसमें तो नहीं है। राजा साहब अगर आप ऐसे काम करते अब कहां कहां बंद, आप तो स्पीकर होते हुए उनको उधर इस कुर्सी से उठा के बंद कर देते। कहता है ट्रस्टी मेरी तो जो साबिक खातून अव्वल है तो ट्रस्टी थी, उसकी क्या कसूर। जनाब स्पीकर मरियम शरीफ और फरियाल तालपुर साहिबा ट्रस्टीज ही थे, तब उसको कोई फिक्र नहीं था। यही नैब जिसका हमने तरमीमें लेकर आए, अब आपने पास करवाया है, उसका फायदा तो इमरान का हो रहा था। जब हमने ऑपोजिशन में वो तरमीमें लेकर आए, इसलिए इमरान ने कहा कि हम एनआरओ मान रहे हैं,
हम अपना केसेस को खत्म करना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा था उसको उस वक्त कि हम अपने लिए नहीं, हम उसके लिए ये रिफॉर्म्स की तजवीज कर रहे हैं। तो हुआ क्या जनाब स्पीकर, उसी नैब जब ये केस मिला, हुकूमत ने नहीं, वो बार बार ये कहते थे ना राणा साहब जब हम ऑपोजिशन में थे कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो नैब का बना हुआ केस है, नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और नैब ने 190 मिलियन पाउंड्स का चोरी पकड़ा है, और अगर उसका तशफीश करना है तो इमरान को पकड़ना जरूरी था। खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था कोर्ट के प्रेमिसेस से। शर्जील मेमन साहब को खान साहब की हुकूमत ने कोर्ट का प्रेमिसेस से ही गिरफ्तार किया। मेरा जो स्पीकर है सिंध असेंबली का आगा सिराज, जो आज तक गिरफ्तार है, खान साहब ने स्पीकर का हाउस पे हमला करके उनको गिरफ्तार करवाया। चले मान लेते हैं जगह गलत था, मगर गिरफ्तारी तो सही था, गिरफ्तारी तो होना था नैब के कानून के मुताबिक। और उस गिरफ्तारी की रद्द अमल में क्या पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज का कॉल दिया जनाब स्पीकर? क्या पीटीआई ने जलसे के ऐलानात किए जनाब स्पीकर? नहीं, पीटीआई ने यह फैसला किया कि हमने इसका सियासी रद्द अमल नहीं देना, हमने एक वायलेंट रद्द अमल देना है इसका। इन्होंने उस रात से पहले जो साजिश की, लेकिन जिस साजिश पे उन्होंने अमल दरामद किया, उन्होंने ये फैसला किया कि वो दहशतगर्द तंजीम बन के रद्द अमल करेंगे, वो एक सियासी जमात के तौर पे रद्द अमल नहीं देंगे। और जो अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, कि हम तो चाहते हैं कि जजेस इंसाफ के साथ थी, एंड जो अक्यूज्ड है वो तो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ होता है, और उसूली तौर पे जिस तरीके से खान साहब को स्पेशल रिलीफ दिया गया है कोर्ट को, ये तो राणा सनाउल्लाह साहब पे, जब खान साहब ने पता नहीं कितना केजीज हेरोइन का डाल के गिरफ्तार करवाया और डेथ सेल में बिठाया, तो यही जस्टिस बंदियाल साहब को रात के अंधेरों को कोर्ट को तलब करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि राणा साहब को आप पेश करें। ये मौका राणा सनाउल्लाह साहब को नहीं मिला। खान साहब को जिस तरीके से जुडिशरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, उस पे मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं फोकस इस बात पे करना चाह रहा हूं कि इनका रद्द अमल क्या था, कि इन्होंने इस बात पे कि खान साहब को वो पूरा रात ही नहीं हुआ था ना, एक दिन भी एक रात भी उसने गुजारा नहीं था जेल, उसकी रद्द अमल जो था वो वायलेंस था। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, पत्थर उठाए, लाठी उठाए, बंदूक उठाए। New Advil Plus acetaminophen. Ibuprofen targets pain. Acetaminophen blocks pain signals. और वो वक्त होता है कि पूरा रियासत को एक होके जवाब देना पड़ता है जनाब स्पीकर। जो अफसोस की बात है कि खान साहब के साथ तो इज़ारे यकजहती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आला अदलिया तक तो होता रहा ना, किसी ने जिन्ना हाउस के साथ इज़ारे यकजहती दिखाया, किसी ने GHQ के साथ इज़ारे यकजहती दिखाया। होना तो यह चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए था, दहशतगर्दी का मज़ाहमत करना चाहिए था, और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो कि आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात हो। और अगर वो सियासी जमात है तो चले, फिर आप सियासी जमात के तौर पे इसके रवैया रखें। लेकिन अगर वो इनकार करे कि मैं इससे लाताल्की का इज़हार नहीं करूंगा, इसका मज़ाहमत नहीं करूंगा, इसका माफी नहीं मानूंगा, तो फिर इसका मतलब
कि ये एक सियासी जमात नहीं रहा, ये अब एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। और अगर उनका फैसला ये है, तो फिर इस अवान को भी उनको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उस इदारा को भी उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये आदी हो चुके हैं जनाब स्पीकर, ये हर आरा पे हमला कर चुके हैं। ये वो वाहिद सियासी जमात है जिसने हर इदारा पे हमला किया है। शुरू हुए तो इस पार्लियामान से शुरू हुए 2014 में, उस हमला के जवाब में हमारे इदारे में, खासतौर पे हमारा जो इंसाफ के इदारे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वो हुकूमत में आए, सिलेक्टेड राज कायम किया, ऑन रिकॉर्ड पे है कि आईएसआई को इस्तेमाल करके अपने एहतियादियों को इधर बुलाते थे। अगर सुओ मोटो होना था जनाब स्पीकर, तो उस बात पे सुओ मोटो होता। जनरल फैज हमीद को बुलाया जाता अदालत में, इमरान खान को बुलाया जाता है अदालत में कि ये आपने क्या किया मुल्क में। इनको जमहूरियत याद आता है जब हम जमहूरियत बहाल कर देते हैं, तब तक उनके आंखें बंद, उनके कानों बंद, अदालतों तो ऐसे ही चलते रहते हैं। इनको अगर नोटिस लेना था तो जब 4 साल जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया, जिस तरीके से इस मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई, जिस तरीके से हमारे सूबों पे हुकूक पे डाका मारा गया, उस वजीर आजम का सहूलतकार बनने के बजाय उनको तब सो मोटो करना चाहिए था। जब यहां हमने अदम एतमाद लेकर आए, आर्टिकल 5 का बहाना इस्तेमाल करके उन्होंने आईन तुरवाया, तब भी कुछ नहीं किया गया। ना हमने किया, ना हुकूमत ने आज तक कुछ किया है, ना हमारे अदालतों ने किया। पंजाब का सवाल आ जाता है तो रातों रात वो फैसला करते कि करो इलेक्शन 90 दिन। जब यहां का अदम एतमाद का सवाल था तो 1 महीने हम पेशिया भुगत रहे हैं अपना एतमाद, अदम एतमाद का हक इनसे छीनने के लिए। और तब से इन सब का, इमरान का, इनको सहूलतकारों को तब भी एक कोशिश था कि किसी तरीके से ये असेंबली को डिसॉल्व करे और फिर फॉर इलेक्शंस करवाते, जब तक उनके सहूलतकार मुख्तलिफ इदारे में मौजूद हो। जब उस रात वो फेल हुए, वो साजिश चलता रहा, लेकिन यहां से कोई जवाब नहीं आया। मई 25 को हम IMF के मुआहदे करवा रहे थे, दुनिया से बात कर रहे थे। वजीर खजाना पख्तूनख्वा, वजीर खजाना पंजाब, साबिक वजीर खजाना जो वफाक का था, वो फोन पे पकड़े गए, रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, IMF डील को सैबोटाज करने की साजिश कर रहे थे। वो सबूत था कि वो पहले से साजिश कर रहे थे। 25 मई पे जब यहां इस्लामाबाद आके पूरा इस्लामाबाद को जलाया, तब भी हमने कुछ नहीं किया, तब भी अदालतों ने कुछ नहीं किया, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। साजिश चलता रहा। फिर उन्होंने चोर दरवाजों से उनको सहूलतकारों को इस्तेमाल करके पहले पंजाब हुकूमत को चोरी किया, गैर आईनी 63A का फैसला करवा के, और जबरदस्ती ये इलेक्शंस करवाना चाहा। हम असूली तौर पे किसी इलेक्शन के खिलाफ नहीं है। हम समझते हैं कि हम नैब के थ्रू इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसका मुकाबला होना है, इसका मुकाबला इलेक्शन में ही होगा, और यह हार सकता है जनाब स्पीकर। हिम्मत अगर हम पकड़ते हैं, मिल के काम करते, तो ये ऐसे हार जाता है। हमने ये बार बार दिखाया है, कितने बाय इलेक्शंस में इसको हरवाया है। आज भी हमारा आपका डास्का का MNA इस हाउस में मौजूद है। किस तरीके से उन्होंने धांधली करवा के उसको रोकने की कोशिश की, नहीं रुकी, यहां मौजूद। मूसा गिलानी यहां मौजूद है, हकीम बलोच साहब यहां मौजूद है। ये हार सकता है, मुकाबला करने
के लिए अगर आप तैयार हैं, हम इसको हरवा सकते हैं। मगर हम किसी हिस्सा बनने के लिए, किसी साजिश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। और साजिश क्या था? साजिश ये कि सिर्फ पंजाब में पहले आप इलेक्शंस करवाओ, फिर उसके बाद बाकी सूबे में करवाओ, 1 यूनिट कायम करें, और फिर जो टाइगर फोर्स के लिए जो साजिश चलता रहा है अभी तक, टाइगर फोर्स यहां हो, टाइगर फोर्स एक दूसरा इदारे में हो, टाइगर फोर्स एक तीसरा इदारे में हो, और 1 मैन शो चले इस पूरा मुल्क में। जो 1 मैन शो अपने इदारे में चला रहे हैं, वो पूरा मुल्क में 1 मैन शो नाफिज करना चाहते हैं। और जनाब स्पीकर, वो जमात जिसने जनरल जिया हक का मुकाबला किया, जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया, इसके सिलेक्टेड राज का मुकाबला किया, हम इस साजिश का मुकाबला करना जानते हैं, इस साजिश का मुकाबला करेंगे, अपना जमहूरियत बचाएंगे, अपना पार्लियामान बचाएंगे, और इस फितना का बंदोबस्त करेंगे। जो मसले हमारे हैं वो ये नहीं है कि खान साहब ने बाथरूम इस्तेमाल किया या नहीं किया। मसला जो पाकिस्तान के हैं कि हमारा मईशत में जो मिसाइल है इस वक्त, जो मुश्किल वक्त पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो पुख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलोचिस्तान से, इस मुल्क के कोने कोने में जो अवाम वो मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जो भी उनका वजीर आजम, उनको फिक्र नहीं है कि इस कुर्सी पे कौन बैठते हैं, वो सिर्फ उतना चाहते हैं कि इनका मिसाइल का हल हो। और अगर पूरा का पूरा हुकूमत कभी इस्लामाबाद का आग बुझा रहे हैं, कभी जिना हाउस लाहौर का आग बुझा रहे हैं, तो मौका कब के लिए मिलेगा हमें कि हम अवाम के मसाइल हल करें? हमारा जिम्मेदारी यह है, और वक्त आ गया है कि पीटीआई का आखिरी मौका है, आखिरी मौका है कि वो फैसला करे, क्या वो सियासतदान बनना चाहते हैं, सियासी जमात रहना चाहते हैं। अगर वो सियासी जमात रहना चाहते हैं तो उनका जो दहशतगर्दी के वाकया है, जो अरसन है, हमसे पूछा जाता है कि हम बताए कि इलेक्शंस क्यों नहीं हुए। यार वो बताए इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, हमें तो पता है, हम पहले से कहते आ रहे नहीं हो सकते। हम जो अक्सरियत बेंच था, जो 4-3 बेंच है, उस अक्सरियती बेंच का फैसला पे अमल दरामद करवाया। जो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में पड़ा हुआ है, जो पोलराइजेशन है, जो रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हुआ है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबको नजर आ रहा है, उस पर तबसरा करना सब चाहते हैं, ये इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जिम्मेदार ये इदारा नहीं, हमारा हमसाया इदारा है। जब वो खुद ऐसे फैसले लेंगे कि आइन का मतलब हमारा आइन का किताब में लिखा हुआ चीज नहीं, जो जज का मर्जी है, जब वो फैसला करेंगे कि कानून का मतलब कि इन कागज पे लिखा नहीं, जो लिखा है वो नहीं, मगर ये जो जजेस कहते हैं वो कानून होगा, तो अगर इंस्टेबिलिटी नहीं होगा तो क्या होगा जनाब स्पीकर? ये कोई रूल ऑफ लॉ है कि जब वो चाहे 63A पे क्राइम सीन को धोया था उस रात, इसके बावजूद के 18 अक्टूबर 2007 के दहशतगर्दी का वाकया पे जब ये हुआ था, हमने तब एतराज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद वही ऑफिसर्स जिन्होंने प्रिजाइड किया ऑफ द वॉशिंग ऑफ द क्राइम सीन, उनको भी अदालत नहीं बख्श सका जनाब स्पीकर। खान साहब को आज भी अगर आपको कत्ल करता है, अभी से बेल है। अगर उस रात जब जीएचक्यू पे हमला होता है और जब जिना हाउस पे हमला होता है, उस हमला के मजम्मत करने के बजाय उनके कसूरवार को के खिलाफ सुओ मोटो लेना, तारीख ये याद रखेगा कि हमारा जो चीफ जस्टिस है, गुड टू सी यू,
गुड टू सी यू का रिएक्शन था। जनाब स्पीकर, अल्टीमेटली हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इस रियासत को, इस जमहूरियत को, इस निजाम को सही सहमत पे लेकर आए। सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें ताकि हम अवाम का मसाइल हल कर सके। हम समझते हैं कि अदालत ने जो करना था अब वो कर चुके हैं। बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, चंद ही महीने रहते हैं चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट तक। मेरे ज़ाती ख्याल में जितने पेंडिंग केसेस है वही मुकम्मल करे तो कुछ उसका लेगेसी का बच जाएगा। अगर सियासत में मुदाखलत करेगा, अगर उसी खान साहब को रिलीफ देता रहेगा, इसलिए रिलीफ का कहानी आज से नहीं है जनाब स्पीकर। यही चीफ जस्टिस जब जस्टिस था तो बीआरटी का जो केस है पेशावर का, जो पूरा पख्तूनख्वा में मशहूर है कि इतना करप्शन है कि पूरा पीटीआई का फंडिंग तब भी हो रहा था और आज तक हो रहा है। उस पे जब नैब ने एक्शन लेने की कोशिश किया तो यही जज साहब ने स्टे ऑर्डर दिया था। फिर जब डास्का में धांधली हुआ तो यही अदालतें ने उस धांधली के खिलाफ जो कार्रवाई होना था वो रुकवाया। जब आपके कुर्सी पे जो डेप्यूटी स्पीकर बैठा था, जब पता लगा कि ये धांधली से बना हुआ है, उनके जो पोलिंग बैग्स खुले हैं वो हाथों से और पैरों से भी वो थंब इम्प्रेशंस किए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बाय इलेक्शन होगा, तो कोई एक जस्टिस साहब था इस कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो बंदियाल साहब था, जिसने उस केस में भी स्टे दिलवाया था। जब 190 मिलियन पाउंड्स का सवाल आया तो मियां बीवी को अब अदालत रिलीफ दे रहा है। तो ना इस अदालत ने दहशतगर्दों को पकड़ना है, ना चोरों को पकड़ना है, ना आईन तोड़ने वाले को पकड़ना है, ना कानून तोड़ने वाले को पकड़ना है। अगर इस तरीके से निजाम चलता रहेगा तो निजाम चल नहीं सकेगा जनाब स्पीकर। आखिर हमारा जो मौकिफ है, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो मुतालबा है कि पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, और जो भी हमसे होना है इस बहरान से निकलने के लिए, इस सियासी बहरान से निकलने के लिए, वो हम करने के लिए तैयार हैं। आपका शुक्रिया जनाब।